फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव हब। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं समान अध्ययन के बारे में। मैं आपको यहाँ पे समान अध्ययन के सभी टॉपिक्स को कंप्लीट करवा दूंगी और ये जो सभी क्वेश्चंस हैं, ये जो आपके वन लाइनर्स होंगे, ये आपकी जो एनसीईआरटी का सार संग्रह आ रहा है महेश कुमार बंडवाल की ओर से, उससे आपको सारे टॉपिक्स क्लियर करवाए जाएंगे। तो शुरुआत हम कर रहे हैं संपूर्ण राज्य व्यवस्था, यहाँ पे हम आपको करवाएंगे। तो अंत तक बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। यहाँ पे आपको हम करवाएंगे सभी गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी, फिर चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो या फिर कोई भी स्टेट एग्जाम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया था, हम संपूर्ण राज्य व्यवस्था के बारे में बताएंगे आपको। इंडियन पॉलिटी जो है आपकी भारतीय राज्य व्यवस्था, इसकी शुरुआत कहाँ से होगी। आमतौर पर लोग समझते हैं राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी की शुरुआत है आर्टिकल से या फिर प्रेम्बल यानी प्रस्तावना से, लेकिन आपकी जो राज्य व्यवस्था पॉलिटी स्टार्ट होती है बहुत पहले से ही। भारत के संवैधानिक विकास जब हुआ था, जब कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुआ था इंडिया का। तो चलिए देखते हैं उन सभी चीजों को। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। कब की गई थी? तो 1774 ईस्वी में। यहाँ पे मैं आपको एक बार अभी रिपीट करवा रही हूँ, उसके बाद फिर से एक और वीडियो आपको आएगी जो कि पूरी अच्छी तरीके से आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ताकि 2 बार आप रिपीट कर लोगे आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी। कह रहा है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कलकत्ता में 1774 ईस्वी में। फिर कह रहा है कि भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? तो भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार जो है चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा मिला। कब मिला? तो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार मिला। फिर कह रहा है भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई? तो भारतीय जो हमारी विधान परिषद है, इसको बजट पर बहस करने की शक्ति जो है वो कब प्राप्त हुई थी? तो भारत परिषद अधिनियम 1892 में। आप इस सारे टॉपिक्स को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जरूर से जरूर एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा आजकल पूछा जाता है। फिर कह रहा है केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? तो केंद्रीय विधानमंडल जो है 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया। फिर कह रहा भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति किस अधिनियम से प्रेरित है? तो राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रेरित है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ भारत के संवैधानिक विकास किस तरीके से हुए थे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये 2 पार्ट्स में हुए थे, मतलब 2 पार्ट्स में हम इसे पढ़ते हैं। पहले तो हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत इसका विकास हुआ, फिर हुआ था ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत कुछ आपके एक्ट लाए गए थे, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट जो कि 1773 में लाए गए, फिर पिट्स इंडिया एक्ट लाए गए जो कि 1784 में, फिर चार्टर एक्ट 1793। आपको ये सारे जो है 1773, 1784 ये सारे चीज पूछे जाते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट कब लाया गया। तो 1784 में। चार्टर एक्ट आपके 4-5 लाए गए थे, 4 लाए गए थे, जिसमें से एक 1793, फिर दूसरा चार्टर एक्ट 1813, फिर तीसरा 1833 और चौथा 1853। तो आपको ध्यान रखना, ये जो चार्टर एक्ट थे ये पर 20 ईयर्स पे लाए जाते थे, तो इसे याद करना इजी है। फिर अब हम बात कर लेते हैं ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो आपके आए थे उसके बारे में। तो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आपके भारत शासन अधिनियम सबसे पहले आया जो कि 1858 में आया। फिर इसके जस्ट 3 साल के बाद भारत परिषद अधिनियम आया 1861 में। फिर भारत परिषद अधिनियम ही 1892 में भी आया। फिर आपको आया भारत परिषद अधिनियम 1909 में, फिर 1919 में, फिर भारत शासन अधिनियम 1919 आया, भारत शासन अधिनियम 1935 आया, फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया। अब बात कर लेते हैं केंद्र में जो द्वैध शासन है, इसकी व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी। तो इसकी व्यवस्था जो है केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था, वो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा लाई गई। फिर कह रहा है ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था। तो भारत शासन अधिनियम 1935 में संघीय शासन का प्रावधान था। अब बात कर लेते हैं इसके आगे।
अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान जो है किस अधिनियम में किया गया था? तो अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान जो है भारत शासन अधिनियम 1935 में। वैसे तो महेश बर्णवाल की बुक आजकल सभी के पास होती है, लेकिन जिनके पास नहीं होती है होगी, उनकी यहाँ पे से कवर हो रही है, और जिनके पास है ऑलरेडी, उनकी यहाँ पे से रिवीजन हो जाएगी। फिर बात कर लेते हैं भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन। भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। ऊपर हमने देखा कि अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान जो है भारत शासन अधिनियम 1935 आया, लेकिन इसके साथ-साथ भारत के संविधान में जो सबसे इम्पोर्टेंट आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है कि भारत के संविधान में जो शक्तियों का विभाजन हुआ केंद्र और राज्यों के मध्य, वो किसमें हुआ? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में। फिर कह रहा है एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव जो है वह किसके द्वारा किया गया था? तो एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव क्रिप्स मिशन के द्वारा लाया गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करिए और शेयर कीजिए, इसके साथ-साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको और भी किस टॉपिक के वीडियोस चाहिए। पहले आपको किस टॉपिक के चाहिए, फिर नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया है था? तो इसका गठन जो है कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया था। फिर कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में किया गया था? तो यह किया गया था 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य के अनुपात में। नेक्स्ट कह रहा है भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो जो भारतीय संविधान का निर्माण करता है उसके संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं के द्वारा किया गया था। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारी अंतरिम सरकार बनी थी 1946 में, उसमें कौन-कौन किस पद पर थे? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जवाहरलाल नेहरू की। तो ये राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले के पद पर थे, जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे खाद्य एवं कृषि मंत्रालय में, यानी कि इसकी में अंतरिम सरकार उनकी थी। जॉन मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति बने थे। जगजीवन राम को श्रम के लिए रखा गया था, जबकि सरदार बलदेव सिंह को रक्षा विभाग में रखा गया, लियाकत अली खां को वित्त विभाग में, जबकि सी राजागोपाली को शिक्षा एवं कला के विभाग में। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे जो दिया गया है आपको, भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने पर वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ? तो 1927 में। किसकी समीक्षा पर? तो भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा पर। फिर है आपका भारत की संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वह कब हुई थी? तो भारत के संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वह आपकी हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। इसके साथ-साथ है आपका भारतीय संविधान सभा का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो भारतीय संविधान सभा का प्रथम प्रारूप जो था भारतीय संविधान का, वो सर बी.एन. राव ने तैयार किया था। फिर कह रहा है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। फिर कह रहा है संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव जो है 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया। फिर कह रहा है नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ? तो नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव जो है संविधान सभा में 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत किया गया। फिर कह रहा है भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? यह भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि भारतीय संविधान का जब निर्माण हुआ उस काल में कुल कितने अधिवेशन संविधान सभा में हुए? तो कुल 12 अधिवेशन हुए थे। फिर कह रहा है आपका यहाँ पे भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लग गए। फिर इसके संवैधानिक सलाहकार कौन बने? तो सर बी.एन. राव इसके संवैधानिक सलाहकार बने। फिर कह रहा है भारत की संविधान सभा में ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। फिर कह रहा है संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो अस्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जबकि अस्थायी बने थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर कह रहा है भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया। फिर कह रहा है भारतीय संविधान पूर्णतः लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को यह पूर्णतः लागू हो गया था।
अब संविधान सभा में के बारे में कुछ और चीज़ों को जान लेते हैं। कह रहा है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष भी चुन लिया गया। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार भी कर लिया गया, जबकि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत यानी एडॉप्ट कर लिया गया। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू भी कर दिया गया। इसके साथ-साथ भारत का संविधान जो है, वह मूलतः 2 भाषा हिंदी तथा अंग्रेजी में लिखा गया था और सभी सदस्यों ने इन दोनों प्रतियों पर हस्ताक्षर भी किए थे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो संविधान सभा के द्वारा इसे अधिनियमित किया गया। फिर कह रहा है जन गण मन को भारत के राष्ट्रपति गान के रूप में कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। फिर कह रहा है भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया? तो अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में जो है 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। फिर कह रहा है संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन बने? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को संविधान सभा की सलाहकार समिति का अध्यक्ष बनाया गया। फिर आपसे कह रहा है कि संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन बने? तो झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। अब बात कर लेते हैं जो सारे समिति थे उनके अध्यक्ष के बारे में अच्छे तरीके से। कह रहा है संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन बने? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष बनाया गया, जबकि संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। प्रांतीय संविधान समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल बने। प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। इसके साथ साथ मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही दिया गया और प्रक्रिया नियम समिति तथा संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथों में दी गई और राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथों में दी गई। अब कह रहा है संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। अब बात कर लेते हैं कि यह जो संविधान सभा की प्रारूप समिति बनी थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में, इसमें कुल कितने सदस्य थे? तो इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो थे ही, इनके अलावा 6 और भी सदस्य थे, जो एक थे एन गोपाल स्वामी आयंगर, डॉक्टर के मुंशी, फिर बी ए मित्रा, फिर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, फिर सैयद मोहम्मद सादुल्ला तथा डॉक्टर पी खेतान, जिसमें से बी ए मित्रा के स्थान पर लाया गया एन माधव राव को, जबकि टीपी खेतान के स्थान पर टीटी कृष्णमाचारी को। फिर अब बात कर लेते हैं संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? तो 29 अगस्त 1947 को उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया। फिर कह रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? तो बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था 1947 से 50 में, लेकिन उससे पहले बंगाल प्रेसिडेंसी से वो 1946 से 47 में थे। अब ये तो थी आपके यहाँ पे जो हम कहते हैं शुरुआत के संविधान। अब बात कर लेते हैं कि संविधान जो आया उसमें बहुत सारे चीज़ आए, जैसे मौलिक कर्तव्य आए, आपके और भी बहुत सारी चीज़ आए, इसमें नीति निर्देशक तत्व भी आए, मूल अधिकार आए, तो ये सारी चीज़ आखिर लिए कहाँ से गए? भारत का संविधान क्योंकि बहुत ही लंबा है और इसे बनाने में भी बहुत समय लगा, तो बहुत सारी चीज़ें दूसरे देशों में देखा गया कि यह चीज़ जो है उस देश का नियम हमें पसंद आया, तो उसे हमने एडॉप्ट कर लिया। तो वो सारे नियम कहाँ से लाए गए? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य जो है यह लिया गया रूस के संविधान से। आपको पता होगा भारत के संविधान में भी कितने मौलिक कर्तव्य है? तो 11 मौलिक कर्तव्य है। फिर कह रहा है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया? तो नीति निर्देशक तत्व जो है वह लिया गया आयरलैंड से। फिर कह रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो सम्मिलित है स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत, यह किस देश से लिया गया? तो प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत है वह फ्रांस से लिया गया। इसके अलावा भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई? तो न्यायिक पुनर्विलोकन जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। फिर कह रहा है भारतीय संविधान एक विशेष
संविधान सभा द्वारा निर्मित है और यह एक लिखित संविधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। कह रहा है यह बहुत विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित है और यह लिखित संविधान है। तो यह हम कैसे कह सकते हैं, मतलब इसकी यह जो है किसी देश से तो समानता होगा, भारत ने कहीं से तो यह चीज़ सोची होगी, तो यह अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। फिर कह रहा है भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान कहाँ से लिया गया? तो संवैधानिक संशोधन का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। फिर कह रहा है भारत के संविधान में जो आपातकालीन उपबंध है, जो आपातकाल लगाया जाता है, वह किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो जर्मनी के वीमर संविधान से। फिर कह रहा है शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था जो है कनाडा के संविधान से प्रेरित है। फिर कह रहा है भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। इसके साथ-साथ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वह जापान के संविधान से ली गई है। फिर कह रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श का प्रावधान जो है रूस के संविधान से प्रेरित है। फिर कह रहा है भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया? तो संसदीय विशेषाधिकार का संकल्पना जो है ब्रिटेन से लिया गया है। फिर कह रहा है भारतीय संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया जो है वह ब्रिटेन से लिया गया, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। तो आपको इन दोनों में अंतर समझना है कि अगर विधि निर्माण प्रक्रिया की बात करें तो यह ब्रिटेन से लिया गया, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वह जापान से ली गई है। फिर बात कर लेते हैं मूल अधिकार के बारे में। तो मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से, जबकि मूल कर्तव्य जो है वो रूस से लिया गया है। अब अलग-अलग देशों से क्या-क्या लिए गए हैं वो हम एक जगह पे पढ़ लेते हैं। तो बात कर लेते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। तो इसमें प्रस्तावना का जो शब्द है, जो प्रस्तावना शुरुआत होता है हम भारत के लोग भारत को, उसमें से हम भारत के लोग जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। इसके साथ-साथ मूल अधिकार लिया गया संयुक्त राज्य अमेरिका से। स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान वहीं से लिया गया। न्यायिक पुनराविलोकन का जो प्रावधान है वह भी संयुक्त राज्य अमेरिका से। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया जो होती है, किस तरीके से सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, यह भी संयुक्त राज्य अमेरिका से ही लिया गया है। इसके बाद राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है, यह भी संयुक्त राज्य अमेरिका ने ही लिया है से ही लिया गया है। फिर जनहित याचिका भी जो दायर की जाती है, वह भी हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया था। इसके साथ-साथ न्यायिक पुनराविलोकन प्रणाली जो है, यह भी संयुक्त राज्य अमेरिका से ही लिया था हमने। फिर उपराष्ट्रपति का पद जो होता है, यह भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। यथोचित विधि प्रक्रिया जो है, यह भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। अब बात कर लेते हैं ब्रिटेन से हमने क्या-क्या लिया। तो ब्रिटेन से हमने लिया है विधि का शासन लिया है, संसदीय शासन प्रणाली लिया है, एकल नागरिकता हमारे देश में एकल नागरिकता है, यह भी हमने ब्रिटेन से ली है। द्विसदनीय व्यवस्था भी ब्रिटेन से ली है। विधि निर्माण प्रक्रिया, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका, संसदीय विशेषाधिकार, ये सब हमने ब्रिटेन से लिया। अब बात कर लेते हैं हमने दक्षिण अफ्रीका से क्या-क्या लिया। तो संविधान संशोधन लिया, इसके साथ-साथ राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन भी हमने दक्षिण अफ्रीका से ही लिया। अब बात कर लेते हैं कनाडा से हमने क्या-क्या लिया है। तो कनाडा से हमने सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था लिया है, शक्तियों का वितरण तथा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना लिया है, केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति लिया है, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन लिया है, संघात्मक विशेषता लिया है। अब बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या-क्या लिया। तो समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, प्रस्तावना की भाषा, ये सभी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया। जबकि आयरलैंड से हमने नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, ये सारे चीज हमने आयरलैंड से लिया। बात करें फ्रांस से, तो फ्रांस से गणतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत लिया। अब बात कर लेते हैं रूस की। तो रूस से हमने मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श लिया। जबकि जर्मनी से आपातकाल के समय मूल अधिकारों का जो स्थगन किया जाता है, कहीं भी आपातकाल लगता है तो मूल अधिकार उसमें हटा दिया जाता है, यह जर्मनी से हमने लिया था। जबकि जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया था।
अब बात कर लेते हैं भारतीय संविधान में भाग हैं। कुल आपके कितने भाग हैं भारतीय संविधान में? तो आपने देखा 22 भाग हैं। तो उसके बाद अनुसूची हम देखेंगे तो अनुसूची कुल 12 अनुसूची है। इन सभी चीज़ों को हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले संविधान के भाग देख लेते हैं और किस भाग में कौन-कौन से अनुच्छेद हैं, किस भाग में क्या-क्या चीज़ लिया गया है, किस भाग में कौन-कौन किस-किस चीज़ों के बारे में बताया गया है, वह देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं भाग 1 का वन में। तो भाग 1 का वन में हमने देखा संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में। इसमें कुल 1 से 4 अनुच्छेद हैं। यहाँ पे ये जो अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद के बारे में हम आगे पढ़ेंगे तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। 4 अनुच्छेद हैं आपके संघ और उसके राज्य क्षेत्र में, जबकि भाग 2 में आपके नागरिकता के बारे में बताया गया है, यह 5 से 11 के में है। फिर मूल अधिकार के बारे में बताया गया है जो कि 12 से 35 में है और यह भाग 3 में है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं 36 से 51 में। फिर भाग 4 का ए यानी क है जिसमें हमने मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में जानते हैं, जो कि 51 का क में जोड़ा गया है। फिर भाग 5 है जिसमें हम संघ यानी यूनियन के बारे में जानेंगे जो कि 52 से 151 है। फिर भाग यहाँ पे 6 के बारे में बात करते हैं, तो भाग 6 राज्य के बारे में जानेंगे जो कि 152 से 237 है। फिर भाग 7 है जिसमें पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य संविधान 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा निरसित होते हैं। इसे निरसित ही कर दिया गया है, यह 238 पे बताएँगे हम आपको आगे। नहीं आपको समझ में आ रही है, इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, यह सारी चीज़ हम आगे पढ़ेंगे। फिर भाग 8 में है केंद्र शासित प्रदेश जो कि 239 से 242 में है। भाग 9 में पंचायत है जो कि 243 से 243 का न तक है। जबकि अगर हम बात करें नगर पालिका की तो यह है आपका 9 का 1 क में नगर पालिका है। 9 में पंचायत हमने देखा और 9 का क में नगर पालिका है जो कि 243 त से 243 यह 6 है। जबकि अगर हम बात करें 9 का ख में तो यह सहकारी समिति है जो कि 43 य ज से 243 य न तक है। फिर बात करें भाग 10 की जिसमें अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र के बारे में बताया गया है। यह 244 से 244 क तक है। फिर हम बात करते हैं संघ और राज्यों के मध्य जो संबंध है, यह कहाँ से कहाँ तक है? तो अनुच्छेद भाग 11 में है संघ और राज्यों के मध्य संबंध, जो कि अनुच्छेद 245 से 263 तक है। भाग 12 में है वित्त, संपत्ति, संविदाएँ और विवाद, जो कि 264 से 300 का ए तक आप पढ़ेंगे। फिर भाग 13 में है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार करना, वाणिज्य और समागम के बारे में जो बताया गया है वह 301 से 307 है। फिर भाग 14 की अगर हम बात करें तो संघ और राज्य के अधीन सेवाओं के बारे में बताया गया है, जो कि अनुच्छेद 308 से 323 तक है। फिर भाग 14 का ए है जिसमें अधिकरण के बारे में बताया गया है जो कि 323 क से 323 ख तक है। फिर भाग 15 में निर्वाचन है जो कि 324 से 329 क तक है। फिर है आपका भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध दिया गया है जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग और आंग्ल भारतीय जो समुदाय हैं इसके बारे में विशेष उपबंध दिया गया है जो कि 330 से 342 है। फिर राजभाषा के बारे में बताया गया है भाग 17 में जो कि 343 से 351 तक है। भाग 18 में आपात उपबंध है जो कि 352 से 360 में है। भाग 19 में प्रकीर्ण है यानी कि मिसलेनियस है जो कि 361 से 367 है। फिर संविधान का संशोधन है भाग 20 में जो कि 368 अनुच्छेद में है। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है जो कि 369 से 392 में है। फिर भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन है जो कि 393 से 95 में है। फिर आपको कुछ चीज जानना है, भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 जो है संघ और राज्य के मध्य विधायी संबंध को दर्शाता है। अब बात कर लेते हैं भारतीय संविधान में जो अनुसूची है उसके बारे में। भारत के मूल संविधान में कुल कितने अनुसूची थी? तो 8 थी, जबकि अब 12 अनुसूचित हो गई है। जबकि भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान के बारे में बात करें, अब सभी अनुसूची के बारे में जान लेते हैं। तो नए राज्य के गठन का प्रावधान जो है प्रथम अनुसूची में है, जबकि प्रथम अनुसूची जो है राज्य के नाम और उसके राज्य क्षेत्र का विवरण प्रदान करती है। फिर 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन में हमने जोड़ा था? हमने बताया पहले 8 अनुसूची थी, फिर 12 अनुसूची हुई तो 4 हमने जोड़ा है। तो 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन वर्ष 1951 में जोड़ा।
जबकि पूछ रहा है भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो यह है 5वीं अनुसूची में जो है अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। अब बात कर लेते हैं सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में है? तो जो शुल्क और टैक्स लगता है वो 7वीं अनुसूची में है, जबकि राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। फिर कह रहा है 10वीं अनुसूची को जो है वो हम जोड़े हैं 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा और उसके बाद कह रहा है कि 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसमें संशोधन भी किया गया। इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। अंग्रेजी भारत में बोले जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, परंतु इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। तो कभी-कभी आपके क्वेश्चन आते हैं कि किस भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है, तो अंग्रेजी को। अब बात कर लेते हैं सभी अनुसूचियों और इससे संबंधित अनुच्छेद के बारे में। हमने ऊपर भाग देखा, अब देखते हैं अनुसूची। तो पहला अनुसूची जो है राज्य, संघ, क्षेत्र एवं उनकी सीमाओं के बारे में बताता है, जिसमें अनुच्छेद 1 से 4 है। जबकि दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा या राज्य विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा या राज्य विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पदाधिकारी का वेतन भत्ता या पेंशन आदि से जुड़ा प्रावधान जो है वह है आपका अनुच्छेद 59(3), 65(3), 75(6), 97, 125, 148(3), 158(3), 164 का 5, 186, 221। तीसरी अनुसूची में है संघ राज्य मंत्री, उसके बाद संसद, राज्य विधानमंडल के सदस्य व चुनाव के प्रत्याशी, फिर न्यायाधीश आदि द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप। यहाँ पे उनके अनुच्छेद दिए गए हैं 75 का 4, 84, 99, 124 का 6, 148 का 2, 164 का 3, 173, 188, 219। फिर है चौथा अनुसूची जिसमें राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है, जिसमें अनुच्छेद 4 का 1 है और 80 का 2 है। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र व जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण से जुड़ा प्रावधान है, जो कि अनुच्छेद 244 का 1 है। फिर कह रहा है छठी अनुसूची, तो छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधी उपबंध है छठी अनुसूची में। इसके बारे में अनुच्छेद 244 का 2 और 275 का 1 में बताया गया है। 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची शामिल विषय है, जो कि अनुच्छेद 246 में है। जबकि 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं की सूची है, जो कि अनुच्छेद 344 का 1 और 351 में है। 9वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें भूमि सुधार व जमींदारी उन्मूलन से संबंधित अधिनियम है, नियम है, विनियम आदि, जिन्हें न्यायिक पुनर्विलोकन से बचाने के लिए इसमें सम्मिलित किया गया था। यह अनुच्छेद 31 का ख में है। फिर है 10वीं अनुसूची, तो 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों का निर्हरता से संबंधित उपबंध है 10वीं अनुसूची में, और यह है अनुच्छेद 102 का 2 में, अनुच्छेद 191 का 2 में। 11वीं अनुसूची में पंचायतों की शक्ति और उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है, जो अनुच्छेद 243 का 6 में है। जबकि 12वीं अनुसूची में नगरपालिका की शक्ति व उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है, जो 243 का ब में है। आपको मैं बता दूं 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया, जो कि 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा जोड़ा गया था। अब बात कर लेते हैं भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों में किया गया? तो इंडिया डेट इज भारत, यानी इंडिया अर्थात भारत के नाम से दिया गया है संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख। फिर कह रहा है भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई? तो संसदात्मक शासन प्रणाली है भारतीय संविधान में। फिर कह रहा है संसदात्मक जो है शासन व्यवस्था, उसमें विधायिका की कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। कह रहा है संसदात्मक जो व्यवस्था है उसमें विधायिका का किस पर नियंत्रण होता है? तो कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। फिर कह रहा है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व जो है वो एकल कार्यपालिका है। फिर कह रहा है भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन का संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु कौन सा है? कह रहा है भारत की संसद शासन प्रणाली और ब्रिटेन का संसद शासन प्रणाली जो है वो उसमें अंतर है, उसका मुख्य बिंदु क्या है? तो न्यायिक समीक्षा। फिर कह रहा है भारत का संविधान परिसंघीय है, यह किससे निर्धारित होता है? तो केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों के वितरण से।
फिर कह रहा है, यहाँ पे भारतीय संविधान के मूल्य के बारे में बताया गया है। फिर इसके मूल्य की बात करें तो भारतीय संविधान के मूल्य में स्वतंत्रता है, समानता है, भ्रातृत्व है, संप्रभुता है, समाजवादी आपका भारतीय संविधान है, पंथ निरपेक्ष है और यह लोकतांत्रिक भी है। अब बात कर लेते हैं नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार को संविधान का आत्मा किसने कहा? तो नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार को संविधान का आत्मा जो है ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा। फिर कह रहा है मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी मूल संविधान में। फिर कह रहा है सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन गाया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1911 में जन गण मन गाया गया था। फिर कह रहा है राष्ट्रगान के गायन का मानक समय कितना है? तो राष्ट्रगान के गायन का मानक समय है 52 सेकंड। फिर कह रहा है भारतीय संविधान की जटिलता जो है इसके कारण इसे वकीलों का स्वर्ग भी कहा जाता है। भारतीय संविधान जटिल है इस कारण इसे हम क्या कहते हैं? तो वकीलों का स्वर्ग। फिर कह रहा है एम.आर. बम्बई बनाम भारत संघ वाद जो हुआ था 1994 में, इसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि भारतीय संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है। आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है, यह कौन से वाद में कहा गया था? तो एस.आर. बम्बई बनाम भारत संघवाद 1994 में। फिर कह रहा है आपका यहाँ पे भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, यह किसने कहा? तो केसी वेयर ने कहा कि भारतीय संविधान जो है अधिक कठोर और अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। अब हम कह सकते हैं भारतीय संविधान क्या है? तो यह अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। फिर कह रहा है भारत अर्ध संघात्मक राज्य है, यह किसने कहा था? तो केसी वेयर ने कहा कि भारत अर्ध संघात्मक राज्य है। फिर कह रहा है भारतीय संविधान के वृहद होने का क्या कारण है? तो संघ तथा राज्यों का एकल संविधान जो है यही भारतीय संविधान को वृहद बना रहा है। फिर कह रहा है अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यक के हितों और भावनाओं के महत्व को कम करके आका है, यह कथन किसका है? तो अपनी राष्ट्रवादी प्रक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यक के हित और भावना के महत्व को कम करके आका है, यह कहा है आइवर जेनिंग्स ने। फिर कह रहा है भारत में राजनैतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो जनता। फिर कह रहा है कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति है तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। यह किसने कहा था? तो यह कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कि कोई भी व्यक्ति जो है वो कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हैं तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। फिर कह रहा है संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया, यह किसने कहा? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। फिर कह रहा है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए, यह किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने। फिर भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? तो ग्रैनविल ऑस्टिन ने। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसमें निहित होती है? तो राष्ट्रपति में। फिर कह रहे हैं मौलाना अब्दुल कलाम ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को कितने वर्ष के लिए स्थगित कर दिया था? तो 15 वर्ष के लिए। अब भारत का राष्ट्रीय पशु के बारे में पूछा है तो यह आप सभी को पता है बाघ है। भारत की राष्ट्रीय पुष्प कमल। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तीलियां हैं? तो 24। अब ये थे आपके यहाँ पे कुछ चीज़ें। अब हम बात कर लेते हैं कुछ 7वीं अनुसूची के बारे में। तो 7वीं अनुसूची जो है इसके बारे में आपको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भारतीय संविधान के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन तथा आपराधिक मामले भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है? तो समवर्ती सूची में। शिक्षा किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का। शिक्षा प्रारंभ में किसका विषय था? तो राज्य सूची का। जबकि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसे समवर्ती सूची में शामिल कर लिया गया। फिर कह रहा है भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत शामिल है? तो राज्य सूची के अंतर्गत। रेलवे पुलिस तो यह भी राज्य सूची के अंतर्गत आता है। आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, जब कृषि भारतीय संविधान की राज्य सूची में सम्मिलित है। पंचायती राज राज्य सूची में सम्मिलित है। दंड प्रक्रिया जो है भारतीय संविधान की किस सूची में है? तो 7वीं अनुसूची के सूची 3 यानी समवर्ती सूची में। फिर कह रहा है विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की किस 7वीं अनुसूची के किस में आता है? तो सूची 3 यानी समवर्ती सूची में।
अब बात कर लेते हैं कि संघ सूची में कौन-कौन से विषय आ रहे हैं। राज्य सूची में, समवर्ती सूची में इसकी लिस्ट दी गई है। तो प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, नागरिकता, संचार, डाक व तार, निगम कर, सेवा कर, युद्ध और शांति, सीमा शुल्क व निर्यात शुल्क, बीमा, प्रत्यर्पण, शेयर बाजार, अंतर्राष्ट्रीय संधि और करार, रेलवे, मुद्रा रिजर्व बैंक, समुद्री व हवाई मार्ग, विदेशी ऋण, विदेशी व्यापार, लॉटरी, आयकर, कृषि से भिन्न, जनगणना, डाकघर, बचत बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, ये सभी आपकी संघ सूची में हैं। जबकि लोक व्यवस्था, पुलिस, रेल व ग्रामीण पुलिस सहित कारागार, भूमि, स्थानीय स्वशासन, प्रादेशिक लोक सेवा, लोक स्वास्थ्य, बाजार एवं मेले, सट्टा व जुआ, कृषि भूमि पर संपदा शुल्क, पशुपालन या सिंचाई, कृषि आय पर कर, गैस, शराब, मनोरंजन, भू राजस्व या लगान, विद्युत पर कर, पथ कर, प्रति व्यक्ति कर, विलासिता की वस्तुओं पर, ये सब आपका समवर्ती सूची की बात करें तो इसमें दंड विधि, प्रक्रिया विधि, आर्थिक व सामाजिक योजना, शिक्षा, वन, विवाह व विवाह विच्छेद, कारखाना या मजदूर संघ, खाद्य पदार्थों और अन्य पदार्थों का अपमिश्रण, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, न्याय प्रशासन, संपत्ति का अर्जन व अधिग्रहण, विद्युत, वाट माप, वन्य जीव जंतुओं का संरक्षण, समाचार पत्र, पुस्तक और मुद्रणालय, स्वच्छता व औषधालय, औद्योगिक विवाद, उत्तराधिकार विधि, वृत्ति, चिकित्सा वृत्ति, कीमत नियंत्रण, जन्म मरण पंजीकरण, ये सब आपका आता है समवर्ती सूची के अंतर्गत। अब बात करते हैं वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं, तो 100 विषय हैं और राज्य सूची में 61 विषय और समवर्ती सूची में 52 विषय। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे की वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगी। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।